नमस्कार साथियों, बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम देखेंगे संपूर्ण रूप से जो भारत का इतिहास है। देखिए, हम इतिहास जो पढ़ते हैं तो उसका एक सिलेबस, पूरा सिलेबस क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे कि पूरा सिलेबस क्या है, उसके बारे में जानेंगे। जो भारत का इतिहास है उसमें कितने भागों में बांटा गया है तथा उन भागों के कितने भाग हैं, और पूर्ण रूप से अगर हम भारत का इतिहास पढ़ें तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। एक ही वीडियो में पूरा सिर्फ सिलेबस की बात करेंगे, इसमें क्या आता है, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे, इतिहास की बात करेंगे। भारत का इतिहास, इतिहास का मतलब आप जानते हैं, इतिहास, इत का मतलब इतिहास, इत मतलब ऐसा हास माने हुआ होगा, मतलब इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा हुआ होगा, ठीक है। अब भारत का जो इतिहास है इसको मुख्य रूप से सबसे पहले तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को ही पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। देखिए, इनका जैसा नाम है उसी के हिसाब से इसका अर्थ भी है। जैसे देखिए, जैसे है प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल ना, पाषाण काल से ही लग रहा है, मतलब पत्थरों का काल, अर्थात पाषाण काल, पत्थरों का काल, मतलब एक ऐसा काल, इतिहास के समय का एक ऐसा काल जिसमें पत्थरों का औजार बनाए जाते थे, पत्थरों का प्रयोग होता था, जिसे पाषाण काल कहते हैं। इस समय कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है इतिहास में, सिर्फ साक्ष्यों के आधार पे माना जाता है कि इस तरह से हुआ होगा पाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि इसमें कुछ विवरण मिलते हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। जैसे लिपियां है ना, जो भाषा की लिपि होती है, तो लिपियां मिली है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल मतलब एक ऐसा ऐतिहासिक काल जिसमें साक्ष्य भी लिखे हुए मिले हैं और उसे पढ़ा भी जा चुका है या पढ़ा भी गया है ना। तो इतिहास को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक मतलब जिसका कोई लिखित विवरण न मिले। ऐतिहासिक का मतलब हुआ, आद्य ऐतिहासिक का मतलब है जिसका लिखित विवरण तो कुछ मिले, लिपियां मिली लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक का मतलब हुआ कि जिसमें लिखित विवरण मिला है और उसे पढ़ा भी जा चुका है, पढ़ा भी जा सका है, ठीक है ना। अब मुख्य रूप से इसके देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है ना। प्राग ऐतिहासिक काल को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अच्छा देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रागैतिहासिक काल की, इसे पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, बता चुका हूँ। इसे तीन भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो समय है, देखो ईसा पूर्व चलेगा। इसका जो डेट दिया है, जो हमने ये डेट मेंशन किया है, ये डेट अलग अलग भी होता है थोड़ा, कहीं जैसे यहाँ लिखा है 8000 तो कहीं यहाँ 10,000 मिल जाएगी, लेकिन हम चूंकि मोटे तौर पे समझेंगे तो पूरा पाषाण काल का समय जो होता है 6 लाख से 8,000 ईसा पूर्व सबसे लंबा समय रहा है। इसके बाद 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल का समय जो है 4,000 से 2,000 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक। इसके बाद हम दूसरा जो इतिहास का भाग है, आद्य ऐतिहासिक काल, इसको देखेंगे। इसको भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ये पहला है और ये दूसरा, दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है 2000 से 1500 ईसा पूर्व, और वैदिक सभ्यता का 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब हुआ, मतलब जिसमें जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सब की जो खुदाई हुई है और कहाँ पे कैसे रहा है हमारा, कैसे रहन सहन रहा है, इसमें सिंधु घाटी आएगी। वैदिक सभ्यता मतलब वेदों की, जब वेदों की बात की जा रही थी, वेदों को प्रामाणिकता माना जाता था, वेदों को महत्वपूर्ण अंग माना जाता था, वो वैदिक सभ्यता आएगी ना। ये वैदिक सभ्यता हो गई थी। अब इसके बाद जो ऐतिहासिक है, इसको हम मुख्य रूप से ज्यादा पढ़ते हैं, इतिहास में ज्यादा पर इसी को जोड़ दिया जाता है, और इसको थोड़ा सा कम ही रखा जाता है। लेकिन हम देखेंगे जब ऐतिहासिक को, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास के समय जो है वो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक माना गया। ईस्वी आ जाएगा, देखिए जब हर्ष आता है, हर उसके बाद से
ये 712 ईस्वी में 78 ईस्वी आती है, उसके बाद 712 ईस्वी तक, मतलब सीधे सीधे मोटे तौर पे समझेंगे इस 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक ये प्राचीन भारत का इतिहास रखा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद मध्यकालीन भारत जो आता है, ये मध्यकालीन भारत 712 से 1707 तक आता है। 712 से मतलब 712 से 1707 ये महत्वपूर्ण चीज है कि हम जानेंगे कि जो मध्यकालीन जो है, मध्यकालीन भारत का समय यहाँ से यहाँ तक माना जाता है। ये ईस्वी है 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। और आधुनिक भारत का इतिहास 1707 के बाद का जो इतिहास है वो आधुनिक भारत के अंतर्गत आएगा। तो देखिए मुख्य रूप से ये चीजें हो गई। पहले हमारे 3 भागों में बटे, फिर तीनों को किस भागों में बांटा गया वो दिखाया गया। अब फिर उसके बाद उसको कितने भागों में बांटा गया है, इसमें भी हालांकि हर जगह तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ अच्छी बुकों में देखेंगे तो मध्यकालीन जो ये मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया, जिसका नाम है निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल या पाषाण युग। इसको भी मध्य मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो मध्य पाषाण काल है या मध्य पाषाण युग है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये चीजें जानना है। अब उसके बाद वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था। पहला है ऋग वैदिक, दूसरा है उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक, जिसका समय काल जो है ऋग वैदिक का 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक का 1000 से 600 तक इसका समय काल माना जाता है। ये सब ईसा पूर्व में रहेगा, ठीक है ना। ये भी और ये भी 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग वैदिक उत्तर वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक उत्तर वैदिक। अब इसके बाद देखेंगे मध्यकालीन जो भारत है। देखिए हमने इसको देख लिया, अब इसमें चलेंगे। जो मध्यकालीन भारत है उसको मुख्य रूप से कितने भाग है, इसके पहले हम प्राचीन को देख लेते हैं, क्योंकि अब ये जो है प्रागैतिहासिक काल यहाँ तक में खत्म हो जा रहा है, आद्य ऐतिहासिक यहाँ तक में खत्म हो जा रहा है। अब इनकी बात करेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक का। तो प्राचीन को कई भागों में बांटा गया है जो हम पढ़ेंगे। प्राचीन सबसे पहले है महाजनपद काल, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, काशी, कौशलंगा, मध्य, वज्र, ये सब उस महाजनपद काल के। पहले 28 राज्यों की बात नहीं होती थी, महाजनपद का बात होता था, तो 16 महाजनपद थे, ठीक। उसके बाद है मगध साम्राज्य मतलब ये महाजनपद के बाद मगध साम्राज्य आता है। और मगध इनका भी समय है 600 से 300 ईसा पूर्व, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए चूंकि ईसा पूर्व की बात हुई हो रही है अभी पे, इसी में से बदलेगा। जब ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व के बाद ईस्वी आएगा, तो कहाँ बदलेगा ये हम एंशिएंट में देख सकते हैं। मगध साम्राज्य के बाद मौर्य साम्राज्य आता है। हाँ, यहाँ एक और वंश आता है जिसे संगम वंश या संगम काल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे 6ठी शताब्दी 600 से 300 ईसा पूर्व, 600 से 300 ईसा पूर्व। उसके बाद देखिए 322 से 184 ईसा पूर्व, इसी बीच में आता है संगम काल, जो संगम काल को भी देखेंगे, ठीक। उसके बाद आता है मौर्य काल का समय है 184 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी। देखिए यहाँ मौर्य काल से ही ईसा पूर्व से ईस्वी की बात होती है। उसके बाद देखेंगे गुप्त साम्राज्य जो है 319 से 350 ईस्वी। हालांकि तिथियों में कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, बाकी ये सही है, ठीक। हर्षवर्धन 606 से 647 तक हर्ष का शासनकाल रहता है। ये हमारा जो है प्राचीन भारत का इतिहास रहा है। महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, संगम, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन या हर्ष साम्राज्य है। अब उसके बाद हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगर बात करेंगे तो इसको भी कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जैसे देखेंगे मध्यकालीन को अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व मध्यकालीन जो 8वीं से 13वीं शताब्दी रहेगी, और उत्तर मध्यकाल जो 13वीं से 18वीं शताब्दी तक रहेगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे
सबसे पहले अब हम पूर्व मध्यकाल को देखिए, उत्तर मध्यकाल यहीं से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब उसके बाद पूर्व मध्यकाल जो है उसमें देखिए कितनी चीजें हैं। उत्तर मध्यकाल को भी पहले उत्तर भारत का इतिहास, दक्कन मतलब दक्षिण, दक्षिण भारत का इतिहास, ठीक है ना, ये इसका भाग हो गया। ठीक, ये यहाँ से उत्तर, ये आपका पूर्व मध्यकालीन का है। अब इसको भी, उत्तर भारत को भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे हम देखेंगे इसमें सबसे पहले उत्तर भारत में, जो उत्तर भारत के जो राज्य रहे हैं, चौहान वंश और दिल्ली सल्तनत। देखिए दिल्ली सल्तनत इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे हर कोर्स में अक्सर ही रहता है। दक्कन में फिर इधर चालुक्य और राष्ट्रकूट रहेगा, राष्ट्रकूट भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांड और पल्लव, ये दक्षिण भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण वंश है। इसके बाद ये यहाँ से कट कर रहेगा। ये उत्तर भारत की अगर बात करें, उत्तर मध्यकालीन की, तो इसको जो भाग है, इसके सबसे पहले इसको देखेंगे कितने भागों में बांटा गया है, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण। ठीक, अब देखिए इसमें उत्तर भारत में राजपूत, दिल्ली सल्तनत और मुगल आएंगे, ठीक है ना। अब इसमें विजयनगर, बहमनी राज्य और मराठा, और इसके बाद दक्षिण में जो चलेंगे ये उत्तर मध्य में, तो पांड और होयसल वंश आएंगे। ये आप शॉर्टकट में देखेंगे, महत्वपूर्ण है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए कि जो है किस तरह से भारत के इतिहास को इतने भागों में बांटा गया है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा कि किस तरह से है। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो एक बार इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।